सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। एंड जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक ये जनरल मेडिसिन एज वेल एज पैथोलॉजी में जो इसका वेटेज होता है वो 5 to 10 के मार्क्स में आता है, एज वेल एज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन में जो इसका वेटेज है वो आता ही है। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस चैनल पे ट्यूबरक्लोसिस का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने ट्यूबरक्लोसिस को बेसिक से स्टार्ट किया है। उसमें मैंने उसकी डेफिनेशन, उसके कॉज, साइन, सिम्टम्स एज वेल एज उसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया है। उसमें मैंने पल्मोनरी ट्यूबी एज वेल एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबी को ब्रीफ में डिस्कस किया है। ओके, एंड वो वीडियो जो है वो उसका फर्स्ट पार्ट है, ये जो इसका वीडियो है वो है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं केवल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन में अलग से आता है। ओके, ये जो टॉपिक है वो शॉर्ट आंसर में या तो लॉन्ग आंसर में अलग से आता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लेट्स लर्न अबाउट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। सो व्हाट इज़ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस? सो नेम से ही क्लियर है, लाइक पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। लंग्स को हम मेडिकल टर्म में पल्मोनरी कहते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम मेडिकल टर्म में पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं। एंड ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो चलिए अब इस डिजीज़ की हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। So pulmonary tuberculosis (TB) is a contagious bacterial infection that mainly affects the lungs but spreads through other organ by Mycobacterium tuberculosis. So इस लाइन का क्या मतलब है? मीन्स पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड एक बैक्टीरिया से कॉज होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, एंड ये जो इन्फेक्शन है वो मेनली हमारे लंग्स को स्प्रेड करता है, इसीलिए हम इसको पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। एंड लंग्स को ये किस तरह से स्प्रेड करता है, कैसे अफेक्ट करता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। सो लंग्स में ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर देता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकल। एंड इसी नोड्यूल्स के फॉर्मेशन की वजह से, जिसे हम ट्यूबरकल भी कहते हैं, तो इस डिजीज़ को हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उसमें ट्यूबरकल का फॉर्मेशन हो जाता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। सो इसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये लंग से बन रहे हैं तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, सो ये जो इन्फेक्शन है वो मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, बट लंग्स के अलावा ये अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लाइक कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, बोन जैसे स्पाइंस को ये अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो ये था इसका डेफिनेशन। एंड हम लोग पढ़ लेते हैं इस डिजीज़ के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो जैसे कि मैंने इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बता दिया है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज होता है, एंड इसे हम एम डॉट ट्यूबरकुलाई भी लिख सकते हैं। ओके, एंड हम इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये बैक्टीरिया किस टाइप का बैक्टीरिया है। ओके, सो ये एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मीन्स जो ग्राम स्टेन होता है उसको वो लेता है। ये एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एज वेल एज ये एक तरह का नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ओके, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट शोइंग बैक्टीरिया, मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जो मोटिलिटी शो करते हैं, मीन्स मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है वो नॉन मोटाइल है। ओके, ये मूवमेंट को शो नहीं करता है, कोई भी मूवमेंट नहीं शो करता है, एज वेल एज ये किसी भी तरीके के स्पोर को प्रोड्यूस भी नहीं करता है, इसीलिए एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, एज वेल एज ये एक तरह का नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी है। या ना ये मूवमेंट शो करता है, ना ही ये स्पोर को प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड ये एक तरह का स्ट्रिक्ट एरोब है। एरोब मतलब होता है एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ये जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एक्टिव रहता है। मीन्स अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो ये बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये थे इस बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। एंड हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मीन्स ये एक तरह का कंटेजियस डिजीज़ है। एंड कंटेजियस डिजीज़ क्या होता है? कंटेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। एंड ये जो डिजीज़ है वो भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी इंडिविजुअल में स्प्रेड कर जाता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है। ओके, सो इट ट्रांसमिट टू अदर्स वाया कफिंग और स्नीजिंग वाया एयर ड्रॉपलेट्स। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? मीन्स ये जो डिजीज़ है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू स्प्रेड होता है। लाइक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर खांसता है या तो छींकता है, तो खांसने या तो छींकने की वजह से जो म्यूकस उसका जो एक्सपेल आउट होता है, एंड उस म्यूकस में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड वही जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, मीन्स एयर में फैल जाते हैं। एंड वही जो एयर होते हैं अगर
उसी एयर को अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल कर लेता है तो उस पर्सन को भी वो जो इन्फेक्शन होता है वो कॉज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो डिज़ीज़ होती है वो फैलती है। लाइक जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो अगर खांसते हैं, छींकते हैं या तो स्पीक भी करते हैं, अगर बात भी करते हैं एक दूसरे से, तो उस केस में भी ये जो डिज़ीज़ होती है वो स्प्रेड कर जाती है। मीन्स इट स्प्रेड्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा। एंड कभी कभी ये सिंगिंग के थ्रू भी स्प्रेड हो जाता है। ओके, सो ये था इसका ट्रांसमिशन का पॉइंट। एंड हम लोग जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। लाइक अगर ये डिज़ीज़ किसी पर्सन को हो जाएगी तो उस केस में उस पर्सन को कौन कौन से क्लिनिकल मीन्स साइन सिम्टम्स नज़र आएंगे उसके बॉडी में। सो उस पेशेंट को चेस्ट पेन होगा क्योंकि जो इन्फेक्शन होगा वो लंग्स में कॉज होगा। एंड लंग्स में कॉज होने की वजह से जो चेस्ट होगा उस चेस्ट के रीजन में पेन बना रहेगा उस पेशेंट को। और उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कफ आएगा, मीन्स खांसी आएगी। एंड कफ के साथ कभी कभी ब्लड भी रिलीज़ हो सकता है और जो म्यूकस होता है वो भी रिलीज़ हो सकता है। एज़ वेल एज़ पेशेंट को फीवर और चिल्स भी होंगे। लाइक उस पेशेंट को बहुत ही हाई फीवर होगा, उसको कभी भी होगी क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन कॉज हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस पेशेंट को फीवर ज़रूर आएगा। उसे नाइट स्वेट्स भी होंगे, मीन्स रात में उसे बहुत ही ज़्यादा पसीने भी आएंगे। उसका जो एपेटाइट होगा वो लॉस हो जाएगा, मीन्स जो पेशेंट होगा उसको भूख नहीं लगेगी। एंड भूख ना लगने की वजह से जो पेशेंट का जो वेट होगा वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उस पेशेंट को वेट लॉस भी होगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसको बहुत ही ज़्यादा थकान होगी, उसे फैटिक भी महसूस होगी। सो ये सारे जो थे वो थे साइन सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एंड अब हम लोग जान लेते हैं इस डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? रिस्क फैक्टर्स का मतलब मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में क्लियर कर चुकी हूँ, तो एक बार और क्लियर करती हूँ। लाइक रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। मीन्स ऐसे पॉपुलेशन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये डिजीज़ होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है, उसे हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। सो पल्मोनरी टीबी का रिस्क फैक्टर्स है ओल्डर एडल्ट्स एंड इन्फेंट्स। मीन्स जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है इस डिजीज़ के होने का। एज़ वेल एज़ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। एज़ वेल एज़ कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट भी होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है इस डिज़ीज़ के होने का। लाइक अगर कोई पेशेंट है HIV पेशेंट है तो उसको बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, या तो कोई कैंसर का पेशेंट है जिसके बॉडी में कीमोथेरेपी ऑलरेडी चल रही है, उसे भी खतरा हो सकता है। या कुछ पेशेंट होते हैं जो कि ऐसे मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो उस केस में भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस कॉज हो सकता है। सो ये सारे जो थे ये थे इस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स। एंड हम लोग जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के डायग्नोसिस के बारे में। लाइक इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। लाइक उसका हेड टू टो उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और तो और उस पेशेंट की हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि उसकी फैमिली में किसी पर्सन को कोई ऐसा डिजीज़ हुआ या नहीं, या तो पास्ट लाइफ में उसे कोई ऐसा डिजीज़ हुई है या नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं। एज़ वेल एज़ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग कराते हैं। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम उस पर्सन का चेस्ट एक्सरे कराते हैं, जिससे हमें लंग्स के सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, लंग्स के इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाता है कि लंग्स में किस हद तक इन्फेक्शन कॉज हुआ है। और उसका हम लैबोरेटरी टेस्ट भी करवाते हैं, जिसमें लैबोरेटरी टेस्ट में हम स्पूटम कल्चर टेस्ट कराते हैं। इसके थ्रू हमें ये कंफर्म हो जाता है कि उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये जो डिज़ीज़ है वो डेवलप हुई है। सो ये था इसका डायग्नोसिस। एंड हम लोग जान लेते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट हम ट्यूबरकुलोसिस में सारा सेम ही ट्रीटमेंट देते हैं, वेदर इट इज़ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और इट इज़ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो मल्टी ड्रग थेरेपी होती है वही हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें जो फॉलोइंग ड्रग्स है वही दिए जाते हैं, लाइक आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथेम्यूटोल एंड रिफैम्सिन। यही सारे जो ड्रग्स होते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस में दिए जाते हैं। भले वो लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस कॉज हुआ है या तो किसी अदर ऑर्गन में कॉज हुआ है, यही सारी जो दवाई है वो चलती हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, लाइक अगर फीवर है तो उसे एंटीपायरेटिक्स देते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, तो पेन है तो एनाल्जेसिक्स भी देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी हम पेशेंट को देते हैं। एंड ये था आज का लेक्चर। एंड इसी के साथ जो मेरा आज का लेक्चर होता है वो ख़त्म होता है। एंड आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। सो ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, यही है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जैसे कि बहुत सारे लोगों तक मेरा जो कंटेंट है वो जाए एंड लोगों को, स्टूडेंट्स को हेल्प हो। सो बाय एंड टेक केयर।